A very warm welcome to all the students, and today we are going to start the second part of the chapter, The Making of the Scientist. चैप्टर वन के पहले पार्ट के अंदर चैप्टर के पहले पार्ट के अंदर आपने पढ़ा कि किस तरीके से ई ब्राइट के करियर की शुरुआत हुई और किस तरीके से उन्होंने साइंस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उनकी मदर ने उनको बहुत हेल्प की और किस तरीके से उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी का इस्तेमाल किया। तो आइए सेकंड पार्ट के अंदर हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि ई ब्राइट ने जब किसी साइंस फेयर के अंदर कोई पुरस्कार नहीं जीता तो उन्होंने उससे क्या सीखा और किस तरह के प्रोजेक्ट्स और जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनकी जिम्मेदारियां उन्होंने ली और ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक साइंटिस्ट को बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Then in the 7th grade he got a hint of what real science, and when he entered a country science fair and lost, it was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. E. Bright said. His entry was slides of frog tissues which he shoved under a microscope. He realized the winners he had tried to do real experiments, not simply make a neat display. ये 7वीं क्लास की बात है कि जब इनको पता चला कि एक्चुअल में विज्ञान होता क्या है, असली विज्ञान क्या होता है, जब उन्होंने एक कंट्री साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया। यहाँ कंट्री से मतलब होता है क्षेत्रीय जो साइंस फेयर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जब उन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया तब उनको पता चला कि एक्चुअल में असली साइंस होता क्या है। और ये बड़े दुखद बात थी कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ प्राइज़ मिला हो लेकिन आप वहाँ खाली बैठे हुए हो। रिचर्ड ई ब्राइट ने बताया उस कंट्री साइंस फेयर में केवल उन्होंने फ्रॉग टिश्यूज़ के ऊपर एक माइक्रोस्कोप के अंडर में कुछ स्लाइड्स उन्होंने दिखाई थी फ्रॉग टिश्यूज़ के ऊपर। तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि साइंस फेयर का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ स्लाइड्स को दिखा दें, बल्कि आपको कुछ रियल करके दिखाना होता है। Already the competitive spirit that drives Richard E. Bright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. उन्होंने कहा उनके अंदर की जो competitive spirits थी वो पहले से जागृत थी, जो उनके अंदर दिखाई दे रही थी। मैं जानता था कि मुझे अगले साल नेक्स्ट जो फेयर होगा उसके अंदर रियल एक्सपेरिमेंट करना है, ई ब्राइट ने कहा। और जो सब्जेक्ट मैं जानता था वो सब्जेक्ट कीटों के बारे में था जिस पर मैं कई सालों से काम कर रहा था। सो ही रोट टू डॉक्टर ऑर्गोहार्ट फॉर आइडियाज़ एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। दोज केप्ट ई ब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने डॉक्टर ऑर्गोहार्ट जो टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे उनको उन्होंने पत्र लिखा, तो उनको बहुत सारे सजेशंस मिले उनकी तरफ से। और इन पर काम करते हुए वो पूरे हाई स्कूल अपना बिजी रहे और इस तरीके से वो जो उनके प्रोजेक्ट थे कंट्री और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में वहाँ वो उनके ऊपर काम करने में बिजी हो गए। For his 8th grade project, E. Bright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. E. Bright thought that the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I did not get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. Thus, time I won. क्या होता है कि जब वो 8th ग्रेड में थे तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट में उन्होंने ये कारण जानने की कोशिश की कि जो मोनाक का कैटरपिलर है हर एक कुछ साल के अंदर कुछ वायरल डिजीज़ उनके अंदर आ जाती है जिसकी वजह से वो कैटरपिलर मर जाता है। ई ब्राइट ने सोचा कि ये किसी डिजीज़ की वजह से होता होगा जिसको जो बीटल्स हैं वो अपने साथ कैरी करते हैं। उन्होंने कैटरपिलर्स को बीटल्स के प्रेजेंस में रेज करने की कोशिश की। अब मुझे इसका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला, उन्होंने कहा, लेकिन हाँ मैं आगे बढ़ा, मैंने इसको दिखाया कि हाँ मैंने कोई रियल एक्सपेरिमेंट किया है और इस टाइम फिर मुझे इस बात के लिए प्राइज़ दिया गया।
The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. The theory was that viceroy look like monarchs because monarchs do not taste good to birds. Viceroys, on the other hand, do taste good to birds. So, the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. अगले साइंस फेयर के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट अपना तैयार किया कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनाक को कॉपी करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जो मोनाक बटरफ्लाई होती है उनको अधिकतर जो पक्षी हैं वो खाते नहीं हैं, उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन जो वाइसरॉय बटरफ्लाई होती हैं वो उनको पक्षी खाते हैं, उनका टेस्ट अच्छा होता है। तो अपने आप को बर्ड्स का शिकार बनने से बचाने के लिए वाइसरॉय जो बटरफ्लाई होती है वो मोनार्क को कॉपी करती है। E. Bright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarchs it could get. E. Bright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarchs. This project was placed first in the zoology division and third overall in the country science fair. ई ब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये देखना था कि वास्तव में जो बर्ड्स हैं क्या वो मोनार्क को खाएंगी, और उन्होंने पाया कि जो स्टारलिंग एक तरह का बर्ड है वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती है, वो जितनी भी मोनार्क्स हैं वो खा जाएगी जितना उसको मिलेगी। और ई ब्राइट ने का जो लेटर रिसर्च है वो दूसरे लोगों ने जब उस बाद में उस चीज़ में रिसर्च किया तो उन्होंने यही पाया कि जो वॉइस रॉय है वो प्रोबेबली मोनार्क को कॉपी करने की कोशिश करती है। इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी डिवीज़न के अंदर फर्स्ट प्लेस दिया गया और पूरे कंट्री साइंस फेयर में ये तीसरे नंबर पर रहा। In this second year in high school, Richard E. Bright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. अब जब वो अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे तो रिचर्ड ई ब्राइट ने अपना रिसर्च शुरू किया जो कि उनको एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की तरफ ले गया। इनडायरेक्टली अगर कहें तो वो एक नई थ्योरी की तरफ बढ़ गए थे जो कि सेल्स से रिलेटेड थी। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। उनका सिंपल सा एक जवाब ढूंढना था कि मोनार्क प्यूपा जो होता है उसके ऊपर 12 रंग के जो टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं उनका क्या उद्देश्य है। Everyone assumed the sports were just ornamental, E. Bright said, but Dr. Orquart didn't believe it. E. Bright ने कहा कि हर कोई कहता था ये केवल ornamental सजावट के लिए, नेचर का कोई होगा सजावट के लिए, लेकिन डॉक्टर आर्कवार्ट को उस पर यकीन नहीं था। They find the answer. E. Bright and other excellent science students first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly's फुल डेवलपमेंट। उत्तर जानने के लिए ई ब्राइट और दूसरे जो एक्सेलेंट साइंस के स्टूडेंट थे उन्होंने पहले एक डिवाइस को बनाया जो ये दिखाता था कि जो स्पोर्ट्स थे वो एक तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करते थे जो कि बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। दिस प्रोजेक्ट वन ई ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन कंट्री साइंस फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड engineering fair. There he won third place for zoology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. ये जो प्रोजेक्ट था ई ब्राइट का इसको कंट्री साइंस फेयर में पहला स्थान मिला और इसकी एंट्री इंटरनेशनल साइंस फेयर में हुई जहाँ पर इसको थर्ड प्लेस मिला जूलॉजी के अंदर। इसके बाद उनको काम करने का मौका मिला समर में जो एंटमोलॉजी लेबोरेटरी थी वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड ई ब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवेंचर एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा दैट ईयर हीज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गिव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। जब वो हाई स्कूल में अभी तक जूनियर थे तो ई ब्राइट ने अपना जो एडवेंचरस एक्सपेरिमेंट्स उनको कंटिन्यू जारी रखा मोनार्क प्यूपा के ऊपर और उस साल उनका जो प्रोजेक्ट था उसने इंटरनेशनल साइंस फेयर में पहला स्थान पाया और इसने उनको मौका दिया, एक दूसरा मौका दिया कि वो आर्मी की जो लेबोरेटरी है गर्मियों में उसमें काम कर सकें। इन दिस
In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were feed the hormone from the gold spots. That project won first place for zoology at the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. उसके बाद क्या होता है कि जब वो अपने सीनियर ईयर में थे तो वो एक स्टेप आगे चले गए. उन्होंने एक सेल को उगाया, मतलब एक सेल की परवरिश की मोनार्क के विंग से एक एक अपनी लेबोरेटरी के अंदर, और ये शो किया कि जो ये सेल है ये डिवाइड हो जाएगा और ये डेवलप कर लेगा एक नॉर्मल बटरफ्लाई विंग के स्केल के लिए, स्केल में केवल तभी अगर इसको उन गोल्ड स्पॉट्स के हार्मोन से अगर खुराक मिलती रहे तो. ये जो प्रोजेक्ट था इसको जूलॉजी इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट प्राइज़ मिला और उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में जो अपनी गर्मियों की छुट्टी थी वो आर्मी के लेबोरेटरी में काम करते हुए बिताई. और द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. अब क्या हुआ कि उसके अगले साल के गर्मियों की जो छुट्टियां थी उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उस टाइम पर वो फ्रेशर थे. ईब्राइट वापस दोबारा लेबोरेटरी गए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की और उन्होंने वहाँ हार्मोन का जो गोल्ड स्पॉट थे उस पर काम करना शुरू किया. और इस सब में उन्होंने जो लेबोरेटरी के जो उन्नत इंस्ट्रूमेंट्स थे उनका इस्तेमाल किया और वो ये जान पाए कि उस हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर क्या है. A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea from his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. और 1.5 साल के बाद जब वो अपने जूनियर साल के अंदर थे, यानी कि कॉलेज में जूनियर ईयर में थे, तो ईब्राइट को ये आइडिया आया अपनी नए थ्योरी के लिए सेल लाइफ के बारे में. और ये तब हुआ कि जब वो एक एक्सरे का फ़ोटो देख रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर का जो हार्मोन के बारे में था. When he saw these photos, Ebright didn't shout Eureka or even I've got it, but he believed that along with the findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology puzzles, how the cell can read the blueprints of its DNA. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. Thus, DNA is the blueprint for life. जब इनको ये सब फ़ोटो दिखाई दिए, जब ये फ़ोटो सब इन्होंने देखे तो इन्होंने एकदम से नहीं चिल्लाया यूरेका यूरेका मिल गया ना, बल्कि इनका यकीन था कि इन खोजों के द्वारा जो इंसेक्ट पे उन्होंने की है उनके हार्मोन्स के रिगार्डिंग, ये फ़ोटो उनको एक आंसर भी देती हैं बायोलॉजी के एक पज़ल के बारे में. और वो पज़ल क्या था? वो पज़ल ये था कि जो सेल है वो जो डीएनए है, डीएनए सेल का ब्लूप्रिंट है, तो वो उसको कैसे पढ़ लेती है, क्योंकि डीएनए वो जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर एक मेन सब्सटेंस होता है जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है और यही डिटरमिन करता है सेल के फंक्शन और फॉर्म को. सो जो डीएनए है वो ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट है. Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together, they later wrote the paper that explained the theory. Ebright और उनका कलीग जो रूममेट था जेम्स आर वोंग, उन्होंने पूरी रात इससे पिक्चर बनाने पर कंस्ट्रक्टिंग की, प्लास्टिक मॉडल्स की, जो मॉलिक्यूल्स की, जो ये शो कर दें कि ये किस तरह से होता है. और दोनों ने मिलकर एक पेपर लिखा जो इस थियरी को एक्सप्लेन करता था. सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड ईब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकंड इन द क्लास ऑफ 1510. Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. और सरप्राइज़ की बात तो ये थी कि उनको कोई जानता नहीं था.
ई ब्राइट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट ऑनर के साथ में अपनी क्लास को पास किया और जितने भी स्टूडेंट थे 1510 उन सब में सेकंड प्लेस उनको मिला। ई ब्राइट ग्रेजुएट स्टूडेंट बने, रिसर्चर बने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में और वहाँ उन्होंने अपने थियरी के टेस्ट के लिए एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease. All of this is possible because of E. Bright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. अगर उनकी थियरी सही साबित हो जाती है तो ये एक बड़ा स्टेप होगा जो लाइफ का प्रोसेस है उसको समझने में, और हो सकता है कि ये कुछ नए आइडियाज़ की तरफ हमें ले चलें और हम कामयाब हो जाए कैंसर और जो अदर जो डिजीज़ है उनको रोकने में। और ये केवल तभी पॉसिबल हो सका कि ई ब्राइट के अंदर एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी। अपने हाई स्कूल रिसर्च जिसमें कि उनका पर्पस था कि मोनार्क प्यूपा के गोल्ड स्पोर्ट्स के फंक्शन का पता लगाना, उससे इनको पता चला सेल लाइफ की थियरी के बारे में। Richard E. Bright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. E. Bright also became a champion debater and a public speaker and a good canoeist and all-round outdoor person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. उनकी जो साइंस के अंदर उपलब्धि है उनसे केवल ये पता नहीं चलता कि उनको केवल साइंस के अंदर इंटरेस्ट है, बल्कि उनके दूसरे भी इंटरेस्ट हैं जो देखे जा सकते हैं। उनको नौकायन करना पसंद है और एक्सीलेंट वो डिबेटर हैं, और इसके अलावा फोटोग्राफर बड़े अच्छे हैं, खासकर नेचर और जो साइंटिफिक एग्जीबिशन से जुड़े हुए फ़ोटोज़ वो खींचते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। In high school, Richard E. Bright was a straight A grade because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations Club. He also formed some to admire Richard A. Wehrer, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Wehrer was the perfect person for me. Then he opened my mind to new ideas, E. Bright said. ई ब्राइट बड़े अच्छे डिबेटर थे और उन्होंने बड़े सम्मान के साथ अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो उन्होंने पूरी हाई स्कूल के अंदर बहुत अच्छे डिबेटर थे और अपना हाई स्कूल बड़े सम्मान के साथ उन्होंने पास किया। और उनके जो सोशल साइंस के टीचर थे उनको इस बात के धन्यवाद देते हैं। वो कहते हैं कि जो मिस्टर रिचर्ड ए वेयर थे वो बहुत अच्छे टीचर थे और जो क्यूरियोसिटी थी मेरी, जो एडवाइस थी वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से वो देते थे। Richard would always give that extra effort, Mr. Wehrer said. What pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest. और उनके टीचर कहते हैं कि बहुत अच्छा स्टूडेंट था और डिबेट के तैयारी के लिए भी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था और उसके साथ साथ जो उसका अपना रिसर्च था उसको भी करता रहता था। Richard was competitive, Mr. Wehrer continued, but not in a bad sense. He explained, Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Or rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reasons, he wants to be the best. रिचर्ड के अंदर competitive spirit थी और वो competitive spirit bad sense के अंदर नहीं थी। वो रिचर्ड इंटरेस्टेड था, जीतने हारने में इंटरेस्टेड नहीं था कि प्राइज़ उनको मिलना था, बल्कि वो जीतने में इसलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि वो अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से करना चाहता था और इसी सही कारण की वजह से वो अपना सबसे बेस्ट देना चाहता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड एंड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द will to win for the right reasons. E. Bright was these qualities. From the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him, Richard E. Bright has never lost his scientific curiosity. और ये ऐसा कहा जाता है कि एक साइंटिस्ट को बनने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो उनके अंदर बचपन से थी, जैसे कि फर्स्ट रेट माइंड यानी कि बहुत अच्छा दिमाग, उसके अंदर क्यूरियोसिटी और फिर जो राइट रीज़न के लिए जो काम करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं
जो एक साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी है, जो उनके अंदर बचपन से ही थी, और उनकी जर्नी शुरू हुई जब उन्होंने किताब पढ़ी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, और तब से लेकर आज तक उन्होंने अपनी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है उसको आज तक नहीं खोया है. So this was the end of the chapter, the making of the scientist, and I'll be meeting with you in and with I'll be meeting with you in our next chapter with new video. Till then, thank you very much.